हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सभी साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में भी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप इसको बहुत अच्छे से इसको नोट्स भी बना सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा सेल। व्हाट इज सेल? जब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले सेल के बारे में जानना होता है। सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा। सेल को अगर हम लैटिन वर्ड में कहते हैं तो उसको हम सेलुलोज कहते हैं, और सेलुलोज को हम स्मॉल रूम या फिर कंपार्टमेंट, यानी कि जब सेल जो है पहली बार जब डिस्कवर किया गया था सेल को, तो ये सेल डेड सेल पाया गया था और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे जिसको हम लोग लैटिन में सेलुलोज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी। अब डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल का खोज कैसे हुआ था। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में डेड सेल का खोज, और लियोन हॉक ये भी एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल का खोज किया था, यानी कि जीवित सेल का खोज किया था 1674 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे परकिंजी, ये भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था 1839 के अंदर। नेक्स्ट है हक्सले, और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को एक फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ बताया था, हक्सले ने। नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है उसका इन्होंने खोज किया था 1831 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन जो थे इन दोनों ने हमें सेल थ्योरी दिया था, लेकिन जो सेल्डन थे उन्होंने हमें प्लांट के बारे में बताया था, और जो स्वान थे उन्होंने हमें एनिमल्स के बारे में बताया था। और बात करें अगर हम और आगे तो रूडोल्फ वर्च्यू भी जो है वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि उनके जो स्टेटमेंट थी वो थी न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी का जो नया सेल जो आता है वो कहीं और से नहीं, हमारे पुराने सेल को ही डिवाइड करके बनता है हमारा न्यू सेल। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो सेल्डन और स्वान ने क्या क्या इन्होंने थ्योरी दी थी। तो इस सेल थ्योरी जो थी, एवरी एनिमल्स एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। सेल्डन ने कहा था कि एवरी प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन स्वान ने कहा था एवरी एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। और रूडोल्फ वर्च्यू ने कहा था न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, हमारा सेल में बनता है, वो पहले ही वाले सेल को डिवाइड करके नया सेल बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है हमारा सेल थ्योरी। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो अब स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, जिसका जो साइज़ है वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। और पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी हम इस माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट सेल। हमारे बॉडी का हमारे इस यूनिवर्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है? तो ऑस्ट्रिच एग का होता है। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 18 सेंटीमीटर उसका साइज़ होता है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। हमारे ब्रेन के अंदर ये पाया जाता है नर्व सेल, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जिसका साइज़ होता है 90 सेंटीमीटर से लेकर के और 100 सेंटीमीटर तक। तो नेक्स्ट, व्हाट आर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ? जो हमारे शरीर में जो लिविंग बीइंग्स है, हम लोग जो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर सेल के नंबर के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। सबसे पहले हम जानते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है। ओनली 1 सेल इज प्रेजेंट। यूनिसेलुलर के अंदर केवल एक ही सेल प्रेजेंट होता है, और फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टीसेलुलर के अंदर मोर देन 1 सेल आर प्रेजेंट। इसमें एक से अधिक सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। और मल्टीसेलुलर के अंदर ही हम सब आते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट, सब के सब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप एंड साइज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा जो एग होता है, आप सभी ने क्लास 8 में ज़रूर पढ़ा होगा एग और के बारे में। एग होता है उसका साइज़ ओवल शेप का होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। और स्मूथ मसल सेल, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर का जो स्मूथ मसल सेल है वो स्पिंडल शेप का होता है। नर्व सेल जो होता है वो इलोंगेटेड होता है। और बात करें
क्रोमेटोफेज का, तो वो जो होता है वो ब्रांच्ड शेप का होता है। और अमीबा और डब्ल्यूबीसी डोंट हैव डेफिनेट शेप। अमीबा और डब्ल्यूबीसी जो होता है उसके पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। अमीबा किसी भी टाइप का हो जाता है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। अमीबा जो होता है वो कैसा भी हो जाता है, उसको ही अमीबा कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज। तो साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक का वो होता है 0.1 नैनोमीटर, और यूकैरियोटिक का जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, हमने सेल के शेप और साइज दोनों की बात कर ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि बाहरी से ये कवर हुआ होता है, तो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारा सेल होता है तो उसमें ये मान लीजिए ये हो गया हमारा सेल, तो इसका जो ये जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेपरेट, ये जो होता है सेपरेट इनर कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, ये अंदर का जो कंटेंट होता है उसको ये बाहर भेजने में हेल्प करता है और बाहर के कंटेंट को अंदर के इन्वायरमेंट में भेजने में हेल्प करता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमेएबल इन नेचर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो इसके अंदर बाय लेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि लेयर वाइज प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन्स जो होता है वो फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय सिंगल एंड निकोलसन। ये क्वेश्चन कभी कभार क्वेश्चन के अंदर पूछ देता है एग्जाम के अंदर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है वो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, किसने दिया था इसका मॉडल, तो ये सिंगल और निकोलसन, इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। फ्लूइड, इसको हम लोग फ्लूइड मेसोनिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते, तो फ्रेंड्स आप इस फिगर के अंदर देख रहे होंगे कि ये जो फिगर है ये किस चीज़ का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर है। इसके अंदर ये जो इस शेप का दिख रहा है इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड बाय लेयर के अंदर जो होता है हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये जो भी ये गोल गोल ये दिख रहा है आपको स्पिंडल शेप में, कई शेप में दिख रहा है, तो ये सभी जो होता है वो प्रोटीन होता है। और बात करें इसकी तो ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बाय लेयर का ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है। और ये जो होता है इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। तो आगे हम बढ़ते हैं और इस यही जो था ये फ्लूइड मोसेइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे हम कहते हैं, जो कि सिंगल और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि वो क्या क्या काम करते थे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू सेल, वो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि सेल जो होगा वो किस स्ट्रक्चर का होगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर, ये जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में मैकेनिकल बैरियर का भी काम करता है, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इट थर्ड पॉइंट है, इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनर एंड आउटर साइड ऑफ द सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये रेगुलेट करता है पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो इनर साइड से आउटर साइड में ये मूवमेंट करता है पार्टिकल्स का। इट प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, ये जो होता है वो पार्टिकल्स का मूवमेंट कई प्रोसेस से कराता है, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। तो इन सभी के बारे में भी हम अभी अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नॉन एज डिफ्यूजन। किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होता है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 इन सेल। ये जो ये वाटर दिया गया है और ये है एक सेल जिसका नाम है अमीबा। तो आप देख सकते हैं बाहर में जो है फ्लूइड यानी कि O2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, पानी है बाहर तो वो O2 इसके अंदर ज़्यादा है, और अंदर में ये CO2 है। तो CO2 जो है वो कम है, तो CO2 जो है अंदर CO2 ज़्यादा है और बाहर O2 ज़्यादा है। तो CO2 जो है वो बाहर जहाँ पे
O2 है तो वहाँ पे CO2 की संख्या जो है वो बहुत कम है, तो वो इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये जो है वाटर अमीबा को O2 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही होता है डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट। तो अभी जो हमने फिगर देखा तो उसके नीचे आप लिख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम आउटर मूवमेंट इन्वायरमेंट टू अमीबा बॉडी। डिफ्यूजन ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आउटर इन्वायरमेंट से अमीबा बॉडी के अंदर, डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम अमीबा बॉडी टू आउटर इन्वायरमेंट, और जो CO2 था वो बाहर की तरफ, मतलब कि अंदर CO2 ज़्यादा था तो वो बाहर की तरफ यानी कि O2 में CO2 को ट्रांसफ़र कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं ये सबसे पहले जानना जरूरी है, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो सॉल्वेंट जो होता है वो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जाना, और वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो है ये शुगर सॉल्यूशन है, डिल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन है, और इसके अंदर H2O ज़्यादा प्रेजेंट है, और ये कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर H2O जो है वो कम प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इस साइड मूवमेंट करेगा, और ये जो सॉल्यूशन ये इस साइड मूवमेंट करेगा, तो इसी को हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मिक कंसंट्रेशन देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन नेचर। जो साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन के आधार पे हम इस सॉल्यूशन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट होता है हमारा हाइपोटोनिक, सेकंड होता है आइसोटोनिक, और थर्ड होता है हाइपरटोनिक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है हमारा हाइपोटोनिक। हाइपो से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हाइपो से हम हाइपोटोनिक है तो हाइपोटेनस याद कर लेते हैं। हाइपोटेनस को आपने देखा वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, सॉल्यूशंस दैट आर लेस कंसंट्रेटेड और मोर डिल्यूटेड देन साइटोप्लाज्मा आर नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि कम कंसंट्रेटेड होता है और ज़्यादा डिल्यूटेड होता है, यानी कि जैसे कि अगर आप पानी के अंदर किशमिश को, रेजिन्स को अगर आप भिगो करके रात भर रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो किशमिश है वो फूल गया होगा, फूल के बड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर आप उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक। ये जो होता है सॉल्यूशन दैट हैव इक्वल कंसंट्रेशन टू द साइटोप्लाज्मा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास इक्वल यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट आर मोर कंसंट्रेटेड देन साइटोप्लाज्मा आर नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है साइटोप्लाज्मा से, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी जो हमने ऑस्मोसिस के जो कुछ टाइप्स थे यानी सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स थे, तो उसको उसकी फिगर के रूप में हम समझते हैं। जैसे कि आप किसी भी एनिमल सेल को ले लीजिए, तो अगर आप उसको मतलब पानी के अंदर अगर आप उसको डालेंगे तो फिर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर H2O मूव्स इनसाइड टू द सेल फ्रॉम आउटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो अंदर का जो पार्ट है वो अंदर ही रहेगा, और बाहर देखिए आप ये जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो होता है सॉल्वेंट इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो ये जो सॉल्वेंट है ये मतलब इसके अंदर मतलब जाएगा और फिर इसको जो है ये मोटा कर देगा। यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सेल होता है, अगर आप उसको उसके अंदर H2O मूव करता है तो फिर उसके बाद से वो स्वेल अप हो जाता है, उसके अंदर फूल जाता है, और फिर अगर ज़्यादा फूल जाता है तो फिर वो ब्रस्ट भी हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल का एग्जांपल देखते हैं। प्लांट सेल के अंदर हमारा एंडोऑस्मोसिस होता है। इसके अंदर H2O मूव इनर साइड टू द सेल फ्रॉम आउटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और
ये भी हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो इसके अंदर जो सेल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लांट सेल का एग्जांपल दिया गया, तो प्लांट सेल जो होगा वो स्वेलअप हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ब्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर आप सभी को पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे हो गया एनिमल सेल, तो ऑस्मोसिस डज नॉट टेक, आइसोटोनिक यानी अभी मैंने आपको समझाया कि इक्वल, इसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, इक्वल रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। प्लेस बिकॉज ऑस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज कंसंट्रेशन इन बोथ एक्सटर्नल सॉल्यूशन आर एंड साइटोप्लाज्म आर सेम। इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर दोनों जो है सेम है, इसलिए इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो अब वैसे ही हम बात करते हैं प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा, इसी को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा एक बच गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हाइपरटोनिक, हाइपो यानी होता है मोटा, तो हाइपर यानी हो जाएगा पतला, यानी कि कोई भी सेल दिया होगा तो वो जो होता है इसके अंदर एक्सोस्मोसिस विल टेक प्लेस बिकॉज अमाउंट ऑफ H2 इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज लेस देन साइटोप्लाज्मा। कोई भी अगर आप एनिमल सेल ले लेंगे तो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्मा का मतलब अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्मा यानी कि वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो फ्लूइड होता है तो इसके अंदर H2O का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म से, तो इसलिए H2O जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, बाहर जाएगा, तो ये जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि एकदम पतला हो जाएगा। तो जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, इस फिगर को भी अगर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो ये जो श्रिंक होने का प्रोसेस जो होता है एक्सोस्मोसिस के द्वारा हाइपोटोनिक के अंदर, तो उसे हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट तो होता है, लेकिन जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर इसके अंदर मूवमेंट होता है। फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन विच फैसिलिटेट एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसके अंदर कुछ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी को खर्च करने में हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज पीते हैं तो फिर उसके बाद से हमारे अंदर बॉडी के अंदर पूरा एनर्जी से हम भर जाते हैं, तो फिर उसको हम दूसरे वर्क में उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एमिनो एसिड एंड सम आयंस, तो ये भी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस across the cell membrane by the formation of vessels is known as bulk transport। मतलब कि लार्ज अमाउंट में अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोर्ट हम सेल के अंदर करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर इसी को हम बल्क ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि न्यूट्रिशन एंड एक्सर्शन इन अमीबा, आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। ये जो अमीबा है, ये यहाँ पे जो है एक प्रोटीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो ये जो है वेसल्स है, तो ये इसको अपने अंदर ला रहा है, तो फिर ये जो है ये अलग अलग शेप को चेंज कर रहा है अपने अंदर, और फिर उसके बाद से सेकंड वाले फिगर में देख रहे हैं, ये फर्स्ट में ये कितना दूर था, सेकंड में कितना नज़दीक आ गया, और थर्ड में तो ये पूरा अंदर की तरफ ही आ गया है। तो आप इस तरह से फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे, जैसे कि बल्क ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एंडोसाइटोसिस और सेकंड होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ द सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अभी मैं एंडोसाइटोसिस, इसको तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इनर साइड यानी कि अंदर की तरफ, तो पार्टिकल्स जो होता है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करता है सेल का, तो उसे हम एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अब एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है फैगोसाइटोसिस और सेकंड होता है पिनोसाइटोसिस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ईटिंग ऑफ सेल। मतलब कि आप कभी भी सॉलिड मटेरियल का अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ईटिंग ऑफ सेल भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हो गया हमारा पिनोसाइटोसिस। तो आप फैगो से
खाना याद कर लीजिए, यानी खाना हो जाएगा सॉलिड मटेरियल, और पीनो से पानी याद कर लीजिए, तो पीनो हो जाएगा हमारा लिक्विड सबस्टेंस, लिक्विड मटेरियल। तो इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल का इंजेक्शन जो हमें लगता है उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जोसाइटोसिस क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल। अभी हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा, तो उसके अंदर जो सेल का मूवमेंट होता है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन एक्जो में सेल का मूवमेंट बाहर की तरफ होता है। तो इसको हम लोग वोमिटिंग ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब हम कभी भी ज़्यादा फूड को खा लेते हैं तो फिर वो हम वोमिटिंग के रूप में कर देते हैं, तो फिर फ्रेंड्स उसे हम लोग वोमिटिंग ऑफ द सेल भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सक्रीशन इन अमीबा। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझा। तो अब हम समझने वाले हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो रिगिड होता है, हार्ड होता है, सपोर्टिव होता है और प्रोटेक्टिव होता है आउटर मोस्ट कवरिंग के लिए, और मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंगी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो होता है ये बना होता है सेलुलोज, चिटिन और पॉलीसेकेराइड। तो फ्रेंड्स प्लांट सेल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, फंगी जो होता है वो चिटिन से बना होता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो बना होता है पॉलीसेकेराइड से। इसका जो फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन जो होता है वो होता है, ये क्या क्या कार्य करता है, तो फुली मेम्ब्रेबल फॉर वाटर एंड अदर सबस्टांस। ये फुली मेम्ब्रेबल होता है वाटर के लिए और दूसरे सबस्टांस के लिए। प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल। ये सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और सेल को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही में ये प्रोटेक्ट करता है पैथोजन और इंजरी से सेल वॉल को। और जो सेल वॉल आपको पता ही चल गया कि मेनली ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक सबस्टांस होता है, इसको सेमी फ्लूइड लिक्विड भी कह सकते हैं हम। तो ये जेली लाइक सबस्टांस जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मेनली प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। ये दो चीज़ों से, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल। तो जो साइटोसोल होता है वो होता है लिक्विड फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा। साइटोसोल लिक्विड पार्ट होता है, और इसका फॉर एग्जांपल हो जाएगा H2O, आयंस, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स। और बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की, तो ये जो होता है सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल प्रेजेंट इन साइटोसोल विच फंक्शन डिफरेंट सेल वर्क। ये जो होता है साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स, और ये कई सेल वॉल के अंदर कई ढेर सारे काम को करता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे सेल का सबसे बीच का पार्ट होता है। तो ये जो है डिस्कवर किया था इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसे हम कंट्रोल रूम और ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आउटर सरफेस के, और न्यूक्लियोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के दो टाइप्स होता है, एक होता है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है क्रोमैटिन थ्रेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोटीन और आरएनए इसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, और इसको हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड था हमारा क्रोमैटिन थ्रेड। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, और इसे हम लोग डीएनए भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है इसको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड का ये कैसे भी फैला हुआ है, और जब ये सिस्टमेटिक ढंग से आता है तो फिर इसको हम लोग डीएनए कहते हैं। और दे ऑल्सो ट्रांसफर पेरेंटल कैरेक्टर टू द चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन के अंदर पेरेंटल जो कैरेक्टर होता है, जैसे हमारे बाल का कलर, ये सब चीज़ें ये सेंड करता है। ऑल द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन फॉर्म स्पेशल एक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। ये जो सेल वॉल के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये एक स्पेशल मतलब कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये इसको हम लोग क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो डीएनए का होता है फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन का। न्यूक्लियस काम क्या करता है, इसके बारे में इतना सब पढ़ लेते हैं, उसके काम के भी बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है कैरेक्टर, हमारे पेरेंट का जो कैरेक्टर होता है वो मतलब
चिल्ड्रन के अंदर ट्रांसफ़र करने में वो हेल्प करता है। ये इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है और ये साथ ही में सेल डिवीज़न के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको स्कूल में प्लांट सेल का फिगर ड्रॉ करने के लिए दिया ही जाता होगा, तो आप इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। और साथ ही में ये रहा हमारा एनिमल सेल का फिगर, तो आप देख लीजिए एनिमल सेल का फिगर ये रहा और ये हमारा है प्लांट सेल का फिगर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा और जानना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सेल ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेसिस पे हमारा सेल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अब हम बात करें तो पहला होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियोन, तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन यानी होता है न्यूक्लियस, यानी कि पहले का जो न्यूक्लियस है। सेल विच डू नॉट हैव सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉइड। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल होता है वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम इसे न्यूक्लियॉइड कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस टाइप के सेल में एब्सेंट होता है। इस टाइप की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के दोनों जो होते हैं एक दूसरे में मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये सब होगा इसके एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, ये नोट्स जो है आपको बहुत ही ज़्यादा काम करेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, इन सभी के अंदर। आप इसमें से डायरेक्ट सब कुछ याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यूकैरियोटिक। यू यानी होता है ट्रू और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इस टाइम का न्यूक्लियस जो कि हमारी बॉडी के अंदर है, हम सभी के अंदर है, प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर। तो जैसे एक ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस टाइप के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे ही हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इस टाइप के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो दोनों एक दूसरे मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल, प्लांट सेल, इटीसी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसका जो साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो जनरली स्मॉल होता है, 1 से 10 नैनोमीटर तक होता है। और यूकैरियोटिक का साइज़ जो होता है वो जनरली लार्ज होता है, 5 to 100 नैनोमीटर तक। और बात करें इसके न्यूक्लियर रीजन की तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोजोम, यूकैरियोटिक के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 78 टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर 80 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसका डिफ्रेंशिएट तो हमने कर लिया, लेकिन साथ ही में हम एग्जाम के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल के भी डिफ्रेंशिएट के बारे में पूछ लेता है, तो इसे भी कर लेते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल आप इसे पॉइंट वाइज देखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो जैसा कि इस एनिमल सेल छोटा होता है साइज़ के अंदर और प्लांट सेल जो होता है वो साइज़ के अंदर बड़ा होता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल के अंदर एक से ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर केवल एक ही लार्ज वैक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। और बात करें अगला, तो इसके अंदर केवल एक ही कॉम्प्लेक्स ईआर प्रेजेंट, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल एक ही प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर एक से ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। तो फ्रेंड्स, सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ टाइप्स भी हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है वो डिस्कवर हुआ था ई हैकल के द्वारा 1866 के अंदर, और ये जो है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है और ये लार्जेस्ट सेल होता है जो कि हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्पेशलाइज्ड होता है फूड सिंथेसिस और कलर के लिए, और इसे हम लोग किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। और प्लास्टिड जो होता है वो इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम जो होता है वो 70 टाइप का प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग सेल अंडर द सेल भी कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है। इसके अंदर दो, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन है। राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है और बहुत ग्रेना प्रेजेंट है। ये सब आप ड्रॉ कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमेंटेस ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं? प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो कि ग्रीन कलर को छोड़ के और सभी कलर को प्रोवाइड करता है। जैसे कि फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर, रूट के अंदर स्टेम का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर तो नहीं होता है ना, डिफरेंट कलर होता है, तो वो हमारा क्रोमोप्लास्ट हमें देता है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये केवल स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड होता है ल्यूरोप्लास्ट और थर्ड होता है हमारा एलायोप्लास्ट। तो जो एल्यूरोप्लास्ट है वो एमाइलोप्लास्ट, तो एमाइलोप्लास्ट हमारा स्टार्च को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। स्टार्च मतलब कहे तो कार्बोहाइड्रेट। और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। एलायोप्लास्ट हमें स्टोरेज ऑफ फैट में हेल्प करता है। और बात करें अगर क्लोरोप्लास्ट की, तो ये जो होता है ये कलर्ड प्लास्टिड होता है। ये ओनली ग्रीन कलर देता है और ये हेल्प करता है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसीलिए तो हमारा जो पत्तियों का रंग होता है वो ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्कवर किया था कॉलिकर ने 1880 में, और इसका नेम जो है वो सी बेंडा, यानी कि ये जो नेम दिया गया था वो सी बेंडा ने दिया था। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है और ये जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली फोल्डेड एंड क्रेस्टेड, मतलब कि इसका जो अंदर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन तो बहुत सही है लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड है। और ये जो इसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कैस्ट्रा के अंदर। और बात करें इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, और इसे हम लोग सेल अंडर द सेल भी कह सकते हैं और सीमेंटोनस भी कह सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन साइट भी इसको कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये तो बहुत बच्चों को याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसके अंदर हमारा एटीपी भी प्रेजेंट होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। ये जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये डिस्कवर किया था केआर पोर्टर ने। इसके 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस के। तो पहला होता है आरईआर, सेकंड होता है एसईआर। आरईआर को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और एसईआर को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अब हम इन दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इसका जो सरफेस होता है वो भी रफ होता है। तो आप इसका एक ट्रिक है, अगर सरफेस जो होगा वो रफ होगा, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक अगर आता है तो उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है तो इसके अंदर राइबोसोम जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ऑफकोर्स से कराएगा। लेकिन एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। इसके अंदर फैट्स, लिपिड्स, ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें बनती हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इट इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब हम जानते ही हैं। और ये जो है होता है ये हेल्प करता है हमारा बायोसिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल के बनने में, और ये चैनल की तरह एक काम करता है, मतलब कि ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है। एसईआर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है पॉइजन को, ड्रग्स को, ये लीवर सेल के अंदर मतलब कि जाने से ये रोकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोवाइड करता है साइट फॉर मेनी बायोकेमिकल सिंथेसिस सेल के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को के फॉर्मेशन में। एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारा
फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारे मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये दोनों हार्मोन की बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जियोर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था 1955 के अंदर। मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल ग्रैनुलर और स्ट्रक्चर टाइप लाइक प्लास्टिड्स होता है, पार्टिकल्स होता है इसके अंदर। राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है 70s और सेकंड होता है 80s टाइप के। और ये जो मोस्टली मेड अप ऑफ आरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम मिल के बना होता है। इसको हम लोग पैलाडे पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में बात करें तो ये फाउंड इन फ्री स्टेट और ज्वाइंट विथ अदर सेल ऑर्गेनेल्स। और ये जो होता है सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। और ये जो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल, ये हमारे सेल ऑर्गेनेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी ऑपरेटस। तो गोल्गी ऑपरेटस ये जो है कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था इसको। ये जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैटेंड वेसल्स होता है इसके अंदर, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी के सभी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसका जो फंक्शन है वो है ये हेल्प करता है स्टोरेज और पैकेजिंग के अंदर, और ये इन्वॉल्व होता है लाइजोसोम और सेल वॉल के फॉर्मेशन के अंदर। ये हेल्प करता है हमारा एक्ट्रोजोम ऑफ सेल स्पर्म सेल के फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करता है। लाइजोसोम जो होता है वो डिस्कवर्ड बाय डे ड्यूब, जो लाइजोसोम है वो डे ड्यूब ने डिस्कवर किया था। ये जो होता है टीनी छोटा छोटा और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये गोल गोल सा होता है, छोटा छोटा सा होता है इस टाइप का कुछ, तो इसे ही हम लोग लाइजोसोम कहते हैं। ये जो होता है पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम से ये भरा हुआ होता है। और लाइजोसोम का जो कुछ फंक्शन है ये हेल्प करता है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज मटेरियल को, मतलब कि जो भी ख़राब मटेरियल होता है उसको ये डिस्पोज करने में हेल्प करता है, और ये सफाई में भी हेल्प करता है, मतलब सेल की सफाई में हेल्प करता है, ना कि हमारे बॉडी के सफाई में। तो ये हमारा ये फॉरेन पैथोजेंस जो है वो सेफ टू ये हमें हमारे सेल को दूसरे पैथोजेंस यानी कीटाणुओं से भी बचाने में हेल्प करता है। और साथ ही में हम इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और अगर इसको ज़रूरत पड़ती है यानी कि लाइजोसोम को, तो ये खुद से ही अगर सेल को नष्ट करना होता है, उसको नष्ट करना होता है, तो ये खुद से ही सेल को नष्ट कर देता है, पूरे के पूरे सेल को। इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। तो ये वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपके घरों में बोरा होगा तो आपने देखा होगा कि वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्टोरेज के लिए हेल्प करता है और वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करता है। और ये जो प्रेजेंट होता है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है वैक्यूल, और ये प्लांट सेल से बड़ा होता है। और प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा पाया जाता है और स्मॉल सेल के अंदर ये छोटा सा पाया जाता है। और वैक्यूल जो होता है फ्रेंड्स वो मतलब स्टोरेज के हेल्प करता है, जैसे पानी का स्टोरेज हो गया, खाने का स्टोरेज हो गया, तो प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा मतलब स्टोरेज करने का आवश्यकता होता है, इसलिए इसके अंदर बड़ा पाया जाता है। और हमारे बॉडी के अंदर हम तो खाते रहते हैं तो इसलिए हमारे अंदर बहुत छोटा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। तो द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मोर देन वन डॉटर सेल इज नॉन एज सेल डिवीज़न। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पेरेंट सेल जो होते हैं वो मतलब कि एक से अधिक डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करते हैं अपने आप को, तो उसे ही हम कहते हैं सेल डिवीज़न। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है मिटोसिस। तो मिटोसिस जो होता है वो ऑक्यूर इन सोमैटिक सेल, और ये जो मियोसिस होता है वो सेक्स सेल के अंदर ऑक्यूर होता है। मियोसिस के अंदर बस दो डॉटर सेल जो होते हैं वो फॉर्म हो सकते हैं, और मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल फॉर्म हो सकते हैं। मिटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो डॉटर सेल का वो इक्वल होता है पेरेंट सेल के। और जो मियोसिस होता है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज़ हाफ ऑफ पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट सेल का हाफ होता है
मियोसिस के अंदर। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो हमारा मिटोसिस है ये सिर्फ इसे 2 भागों में डिवाइड करेगा, लेकिन मियोसिस जो है वो इसे 2 मतलब कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पेरेंट सेल इसके अंदर सेम कैसे हुआ, तो पेरेंट हमारे 2 होते हैं, एक होती है मम्मी और एक होते हैं पापा। तो इसके अंदर बस 2 ही पार्ट में ये डिवाइड करते हैं, यानी कि अपने माता और पिता के बराबर ये डिवाइड करते हैं। और इसके अंदर ये अपने ये 4 डिवाइड होते हैं अपने पेरेंट्स के मतलब के अकॉर्डिंग, ये डबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को, सेल डिवीज़न को ख़त्म कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हो गया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज का फ्रेंड्स आपको ये पूरा 1 शॉट वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, बाय।